नमस्कार। आप सब लोगों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस परिवार के इस पेज पर आज पुनः स्वागत है। हिंदू लॉ के हमारी इस निरंतर जारी क्लास में, जहां हम लोग यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी की बात करते हैं। अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही हो और वीडियो भी क्लियर हो तो हम आज के अपने विषय का प्रारंभ कर लें। नमस्ते स्वाति मिश्रा जी। गुड इवनिंग संजय जी। बात नहीं हो पाई, बड़ा व्यस्त दिन था, कल आपसे ज़रूर बात करूंगा। नाम दिव्यांशी जी, स्वाति गुप्ता जी गुड इवनिंग, सौरभ सिंह जी गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? वीडियो क्लियर है? ओके, क्लियर है सर। तो आइए हम लोग अपना विषय प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोग लव जिहाद के टॉपिक पे पहुंच गए थे और जहां मैंने आपसे यह डिस्कस किया था कि आखिर ये लव जिहाद का फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू होती है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ही मुख्य तौर पे उसके दो विरोधाभासी निर्णय जिम्मेवार हैं। एक निर्णय ये आया जो कि ये कहता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, इलीगल है। और दूसरा निर्णय ये कहता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीवन का अधिकार और एक बालिग व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से धर्म और अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये दो विरोधाभासी निर्णय आए, जहाँ से सरकार को एक अध्यादेश, एक कानून लाना पड़ा और इस तरह से ये लव जिहाद की कहानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्मा गर्म स्थिति में है। और आपको मुख्यतः अपने एग्ज़ाम के मद्देनज़र तैयारी करनी है और मैं यह समझता हूँ कि इस पे अच्छा भला सवाल आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव में भी और मेन में भी आने की संभावना है। इसलिए इस विषय को आपने सही से तैयार करना है। हम काफ़ी डिटेल में जाके बात कर रहे हैं। तो अभी जो है हम अपना टॉपिक जहाँ था, जो सैद्धांतिक, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा इस विषय को कवर करने का। तो अभी जो सैद्धांतिक पक्ष है, हम उस पूरे सैद्धांतिक पक्ष को कंटिन्यू रखने वाले हैं और उसके बाद हम कुछ केस, जैसे मैं विरोधात्मक केस की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग मेरे क्लास में शुरू से हैं, मैंने उनसे कहा था अपने प्रारंभिक क्लासों में, आज मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। ये जो हम ऐसा सोचते हैं कि कानून बेयर एक्ट तक सीमित है, ये जो हिंदू लॉ कानून है, इसमें जो लिखा है बेयर एक्ट में वही अंतिम सत्य है। मेरा थोड़ा इस मामले में अलग मानना है। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, स्वाति, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लव जिहाद वी आर कवरिंग राइट नाउ। तो आप कहाँ से हैं? आप तो इलाहाबाद वाले हैं, आपकी हिंदी तो अच्छी होनी चाहिए भाई। खैर नहीं आओ। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, और जीवन में ऐसा देखा भी गया है, कि लॉ की अंतिम परिभाषा वही है जो उस मसले पे हाईएस्ट जुडिशियरी ने, हाईएस्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। दैट्स इट। बेयर एक्ट में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? आप भी जब एक केस टेकअप करते हैं लिटिगेशन के दरमियान, तो आप क्या करते हैं?
अब बेयर एक्ट कोट करते हैं और बेयर एक्ट कोट करने के बाद उससे संबंधित केसों का हवाला देते हैं। ये तो करते हैं आप, और उन केसों के हवाला देने के पश्चात अपने फैक्ट्स में सिमिलरिटी साबित करते हैं कि वो केस वहाँ और यहाँ सिमिलर सिचुएशन थी और है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फला फला फैसला दिया, इसलिए या तो यह मुवक्किल को छोड़ दिया जाए या इसको सजा दे दी जाए। ये तो आप करते हैं। सो बेयर एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या है? द लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेयर एक्ट। तो यहाँ भी हम पहले एक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न अदालतों ने लव जिहाद के टॉपिक पे राइट फ्रॉम लिली थॉमस केस of Supreme Court to Noorjahan Begum case in Allahabad High Court to many other case, one case or two case we took up yesterday of Punjab and Haryana High Court, जहाँ पे conflicting judgment आए, तो वो हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। ठीक है, ये मेथोडोलॉजी आप लोग सहमत हैं इससे, इस तरीके से? और जो इसका तीसरा चरण होगा जहां पे ये टॉपिक विराम पे पहुंच जाएगा लव जिहाद का, वो होगा लव जिहाद इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट विथ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नजरिए से लव जिहाद, ठीक है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं। कल जैसा कि आपने देखा कि ऐसा मानना या ऐसा सोचना कि ये कोई नई चीज़ योगी जी ने किया है या उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है, गलत है। क्योंकि मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी जब बहुत भारी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रही थी, तभी विभिन्न राज्यों में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग उठी और कई राज्यों ने एंटी कन्वर्जन रिलीजियस लॉ पास करके धर्म परिवर्तन पर अपने अपने यहाँ रोक लगाया। ये एक बड़ा सर्किल है धर्म परिवर्तन, ये एक व्यापक बात है। उसके अंदर एक छोटा सर्किल है विवाह, और विवाह में इंटरफेथ मैरिज। अगर हम ये लव जिहाद का नाम तो हम टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, या जो भारतीय जनता पार्टी है, राइट विंग हिंदू विंग है, उन्होंने इसको नाम दिया है। हमारे लिए बेसिकली ये एक इंटरफेथ, दो धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में रिश्ते की बात है, सहमति से। सो इनको हम लोग इंटरफेथ कपल्स भी कहते हैं, इंटरफेथ मैरिज भी कहते हैं, और संविधान इसकी इजाज़त देता है। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एक्ट भी है जिसके तहत बिना धर्म परिवर्तन के हम शादी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है आप तो समझिए, ये तो शायद इस क्लास में नहीं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मैंने डिस्कस किया है आपके यहाँ भी। सपोज कीजिए कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम धर्म के मानने वाले से शादी कर लेती है, ठीक है। कानून की दृष्टि से सेक्शन 5 के हिसाब से अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना डिस्कस किया है, स्वाभाविक तौर पे आपका उत्तर होगा कि यह शादी वैध नहीं है। एम आई करेक्ट? यू ऑल एग्री? एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम धर्म मानने वाले आदमी से शादी कर ली, तो हिंदू सेक्शन 5 मैरिज एक्ट के हिसाब से यह शादी अवैध है। लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी द राइट फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर मैं उसका हवाला दूं तो आप मेरी शादी को वैध मानो या अवैध मानो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं एज ए लिविंग पार्टनर रह रही हूँ या रह रहा हूँ। फेयर इनफ? आप मत मानिए मेरी शादी को, आप रिकॉग्नाइज मत कीजिए, डेट इज योर प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम, कानून की प्रॉब्लम, संविधान की प्रॉब्लम। लेकिन
यू कांट हाउंड मी, आप मेरे पीछे नहीं पड़ सकते, आप मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप मुझे साथ रहने से नहीं रोक सकते। इसमें एक शादी में आगे केस बताऊंगा जहां हिंदू लड़की 20 साल की है और मुसलमान लड़का 40 साल का है, और दोनों ने आपस में शादी की है। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ एसएसपी को यह निर्देश दिया कि आप उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करें। उनकी शादी वैध या अवैध हो सकती है, उससे हमारा फिलहाल इस कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं। कोर्स उसने कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सुनिश्चित करें कि शादी हो, लेकिन साथ में यह भी लिखा कि अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, वो धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो भी आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। शादी अवैध हो सकती है, लेकिन शादी अवैध होने का मतलब ये नहीं है कि उनका रिश्ता अवैध है। लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ कानून में मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं उसकी तरफ आपका इशारा करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये आएगी, या प्रॉब्लम ये है कि शादी हो गई, हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया, अब वो लड़की मुस्लिम धर्म नहीं अपनाती है, तो क्या होगा? शी वुड बी रूल्ड बाय हिंदू लॉ एंड द बॉय वुड बी रूल्ड बाय मुस्लिम लॉ। सही है? सहमत हैं आप लोग? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने धर्म शादी के बाद भी अपना परिवर्तन नहीं किया, और वो कहती है हेल्ड टू योर void or voidable marriage, I'm not concerned, and I'm going to remain married or going to live together with the person of my choice, following the religion of my choice. So the person of my choice is Mr. Aslam, and the religion of my choice is Hinduism. I'm going to follow this, preach this, and Mr. Aslam has also no objection. He says, I like you, I'm going to remain with you, following my own religion, that is Islam. So they agree, and they have started living together, and they say, we don't care whether you recognize our marriage or you don't recognize our marriage. Fair enough. यहाँ पे कानून उन दोनों को साथ रहने से नहीं रोक सकता। अब जो सवाल है कि क्या शादी के बाद पति के संपत्ति में, पारिवारिक संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो भी पत्नी जो है क्लास 1 हायर में आती है, और इस्लामिक लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, उसमें भी पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार है। तो मेरा जो सवाल है यहाँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या यह लड़की, पर्टिकुलर हिंदू लड़की, अपने पति असलम के संपत्ति में हिस्से की हकदार है? क्या उसको हिस्सा मिलेगा? दैट्स द क्वेश्चन। बताइए कोई साथी? बिल्कुल सही स्वाति जी, उस लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लाम में फिर संपत्ति का बंटवारा इस्लामिक कानून के द्वारा होगा। इस्लामिक कानून किस पे लागू होगा? इस्लाम मानने वाले के ऊपर लागू होगा, और यह लड़की इस्लाम को नहीं मानती। हाँ ठीक है, शादी तो उन दोनों ने कह दिया कि डजंट मैटर टू अस, आप शादी को रिकॉग्नाइज कीजिए ना कीजिए, हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, हम साथ रहने जा रहे हैं। साथ रहने से उसको समाज नहीं रोक सकता, कानून नहीं रोक सकता। दैट पॉइंट वी हैव डिबेटेड। अब मेरा सवाल है कि क्या उस हिंदी लड़की को अपने पति के संपत्ति में किसी तरह का हिस्सा प्राप्त होगा? क्या वो मुस्लिम कानून के तहत उसका पति उसको तलाक दे देता है तो कोई जो मेहर की रकम है या जो कॉन्ट्रैक्ट का इस्लामिक लॉ के हिसाब से प्रोविज़न है, मेंटेनेंस है, क्या वो उसको मिलेगा? आपने कहा
नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। अब उमा मिश्रा जी बनारस से कह रही हैं कि चाइल्ड को मिलेगा। पहले तो हम ये देखें कि चाइल्ड वैध है, ऐसे रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा वैध है कि अवैध है, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ तक आप लोग सहमत हैं कि उस लड़की को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। वेरी फेयर, वेरी करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। आप लोग विषय को समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब सवाल है कि उससे, उस लिव इन रिलेशनशिप से या और किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में जहाँ शादी नहीं है या शादी को मान्यता नहीं है, दोनों एक ही बात है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा जो पैदा होगा वो वैध होगा या अवैध होगा? नहीं, क्या यस सर राजन जी, बच्चा वैध होगा या अवैध होगा? तो लिखिए ना इलीगल या लीगल। यस सर और नहीं सर से तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कुछ, या आप पीछे के किसी सवाल का हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। मुस्लिम के या किसी भी हिंदू के भी लेजिटिमेट बच्चे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जब वो मेरा बच्चा ही नहीं है तो उसको अधिकार कहेगा। तो इसीलिए तो मैंने उस सवाल पर जाने के उमा जी के, तो उन्होंने कहा कि उसको बच्चे को तो मिलेगा, लेकिन पहले हम तय तो करें कि बच्चा लीगल है कि इलीगल है, लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। ये तो उमा, आप तो ना अपने ही उत्तर को कंट्राडिक्ट कह रहे हो। आप कह रहे हो बच्चा इलीगल है और संपत्ति में अधिकार मिलेगा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे सुनीता कुंतल जी का जवाब सही है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में देखिए, आप इस बात को समझिए, ह्यूमन एंगल को समझिए। कानून तो है ही, कानून तो इंसान से ऊपर नहीं है ना, तो थोड़ा सा अपना मतलब क्या कहते हैं, मदर विट या सामान्य बुद्धि भी लगा दिया करो, आगे क्लियर नहीं है। अब बताओ उस बच्चे का क्या कसूर है? आप शादी को मानो या शादी को ना मानो, आप कहते हो चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वो बच्चा कल देश का भविष्य होने जा रहा है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपने शादी की नहीं की, हिंदू मुसलमान किया, शादी को मान्यता है नहीं है, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। बच्चे का क्या कसूर है? आप अगर उस बच्चे को कानूनी मान्यता नहीं दोगे तो क्या होगा? वो क्रिमिनल बनेगा, समाज में दूसरी तरह की जो एक किसी व्यक्ति ने परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की, उसके बाद तो पता चला कि आप उसके पूरे आने वाली जनरेशन को ही लीगल बना दोगे। सो पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज दैट एनी चाइल्ड born out of wedlock or born even without wedlock, बच्चा इलेक्टिमेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। बच्चा को हर वो कानूनी अधिकार मिलेगा जो इस देश के नागरिक को प्राप्त है। नाउ एम आई एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस? सवाल यहाँ पे संपत्ति की हो रही है, उसको मैं तो उससे आगे जाके कह रहा हूँ, हर वो अधिकार जो संविधान में किसी भी भारतीय नागरिक को प्रदत्त है, बच्चा उस अधिकार का अधिकारी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस तरह के संबंध की देन है। ठीक है? इवन टू द एक्सटेंट कि उसके माँ बाप उसको डिसओन कर रहे हैं, कहते हैं पता ही नहीं है, वो लवारिस है, तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? उसकी नागरिकता पे सवाल उठ जाएगा। देन देयर आर नीना गुप्ता लाइक केस, सिंगल मदर। तो नीना गुप्ता ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाई, और पहले ये था कि स्कूल में नाम लिखाने के लिए पिता का नाम बताना जरूरी है, अब तो कोर्ट ने वहां भी कह दिया कि कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों पेरेंट उसको डिसोन कर देते हैं, तब भी उसके हक और हुकूक पे, उसके अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो सिंगल पेरेंट में है तो भी उसको स्कूल जाने का राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, सारे तरह के अधिकार हैं। और अगर वो फैमिली में है, माँ बाप हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ है, उसको सारे अधिकार मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल, ये लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, बच्चा लीगल हो गया, यहाँ तक हमने सेटल कर लिया, बच्चे का धर्म क्या होगा? बच्चा किस धर्म का मानने वाला माना जाएगा? हिंदू होगा या मुसलमान होगा? ऑफ कोर्स दिस यू कैन चेंज कि भाई अगर वो क्रिश्चियन में शादी हुई है तो बच्चा हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा, मुसलमान और क्रिश्चियन है तो बच्चा, मतलब कहने का मतलब है कि माता पिता के दो डिफरेंट धर्म हैं, तो बच्चे का धर्म क्या होगा? देखिए, ये इस क्लास में बहुत लंबा विषय था और इस पर मैंने बहुत सारे केस भी कोट किए थे, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप जाके प्लीज़ पुराने वीडियो को सुनो। एपिसोड 1 या 2 या 3 में इस पे मैंने बहुत लंबी चर्चा की है और डिफरेंट केस लॉ कोट किए हैं। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सब लोग सम्मिलित रूप से कहोगे कि सर इसको कि बच्चे का धर्म क्या होगा, ये वाला अध्याय फिर से रिपीट करो, इट्स गुड फॉर मी, आई डोंट माइंड, आई विल रिपीट। बट आपका टाइम खराब होगा, इन द सेंस आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। हिंदू लॉ काफ़ी बृहत विषय है, अभी हमको आगे और बहुत सारे सवालों पे जाना है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकालते हैं। अभी मैं शॉर्ट में इसका आंसर बता देता हूँ। केस लॉज और जो डिटेल है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें। और उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन है और सम्मिलित रूप से आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर इसको आप फिर से रिपीट कर दीजिए, तो आई डोंट माइंड। फेयर एनफ? कौस्तुभ जी कह रहे हैं खतना हुआ है और कलमा पढ़ा है तो मुस्लिम नहीं हुआ, तो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, मतलब मैं समझ गया, लेकिन खतना पढ़ेगा तब ना जब वो मुस्लिम होगा। वो मुस्लिम है ही नहीं तो पढ़ेगा क्यों? कलमा क्यों पढ़ेगा? पहले तो ये तय हो ना कि वो होगा क्या। चलिए, मैं आपको जो बेसिक पॉइंट आई वांट टू ड्राइव होम, जो बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ, वो सिंगल लाइन में है। हाँ, ये ठीक है, दिव्यांशी ठीक कह रही है। सो जो बेसिक पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग हियर इज, पिता का धर्म बच्चे के धर्म को डिसाइड नहीं कर सकता। बच्चे का धर्म डिसाइड 3 चीजों पे होगा। जैसा कि अभी किसी ने लिखा था यहाँ कि बच्चे का लालन पालन किस धर्म में हुआ। बच्चा किस समाज के बीच में रहा है, किस रीति रिवाज में रहा है। पिता का धर्म यहाँ बाध्यकारी नहीं है कि अगर पिता मुस्लिम है तो ऑटोमेटिक माँ हिंदू है तो बच्चा ऑटोमेटिक मुस्लिम धर्म ही स्वीकार करने को बाध्य होगा, ऐसा नहीं है। यू नाउ गॉट द पॉइंट? यस, ट्रू Swati. So we discussed 3 or 4 case laws on this, so please go through the previous videos because I don't want to get into that. हमारा ये जो लव जिहाद है फिर कहीं और भटक जाएगा। ठीक है, आज हम अपने इसी विषय पे फोकस करते हैं। लेकिन जो सवाल है जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ और फिर मैं लव जिहाद पे वापस आना चाह रहा हूँ कि बच्चे की संपत्ति तो हमने डिसाइड कर दी, हमने उसका धर्म भी डिसाइड कर दिया, फेयर एनफ। हमने ये भी कह दिया कि उस लड़की को मुस्लिम लॉ के हिसाब से पति के संपत्ति में
कोई हक नहीं मिलेगा। क्या असलम को, जो लड़की के पिता हैं लट सिंह, राम सिंह, उनकी संपत्ति में कोई हक मिलेगा? कैन द सन इन लॉ कम एंड क्लेम प्रॉपर्टी इन हिज इन लॉज प्रॉपर्टी? क्या ससुराल में आके मिस्टर असलम प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोक सकते हैं? आप मुझे बताइए। दिव्यांशी कह रही है नहीं, सौरभ कह रहे हैं नहीं, स्वाति कह रही है नहीं, मतलब पूरा क्लास कह रहा नहीं। वेरी गुड। तन्नू किरण यादव कह रही है हिंदू लॉ के हिसाब से नहीं मिलेगा। स्वाति भी गया। अच्छा, तो चलिए, पूरी क्लास कह रही है नहीं और मैं कह रहा हूं हाँ, असलम को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा अपने ससुराल में। सो नाउ यू गाइज प्रूव मी रॉन्ग। आप लोग मुझे गलत साबित करो। ऐसे ही होता है ना केस में। ये कौन है भाई? दिव्या शर्मा, कौस्तुभ, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, इसको ब्लॉक करो। संजय, आप उत्तर के करीब पहुंच रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग घुमाओ। उमा कह रही है मिलेगा तो कैसे मिलेगा बताओ। जमशेद जी कह रहे हैं नहीं मिलेगा, तो कैसे नहीं मिलेगा ये बताओ। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमाया। अब देखो, आप सब लोग कह रहे थे नहीं, अब बदलने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कहीं दिमाग चलाया। तो देखो, लॉ में दिमाग चलाना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में हर उत्तर जो है ना तुमको यहाँ से तैयार करके जाया करो। वहाँ कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहाँ तुमको अपने थ्योरेटिकल ज्ञान का इस्तेमाल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके हल ढूंढना पड़ेगा। तो स्वाति गुप्ता जी, अगर लड़की को आप बहुत सही पहुंच गई जवाब तक, बट कहाँ लास्ट में अटक गई हैं अभिमन्यु की तरह। 8 चक्र तो भेज दिया आपने। अरे भाई, जब लड़की को अधिकार है तो एज ए पति मेरे को भी तो अपनी पत्नी की संपत्ति में अधिकार है ना, हिंदू लॉ के हिसाब से। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब से वो अमेंडमेंट आया, नया लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द गर्ल गॉट मैरिड, शी हैज इक्वल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर लाइक हर ब्रदर्स। लड़की को पिता की संपत्ति में लड़के के बराबर का हक है और मैं उस लड़की का पति हूं, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग हस्बैंड, हिंदू लॉ तो कहीं इसकी बात ही नहीं करता है ना। इस्लामिक लॉ तो बहुत क्लियर है। वो कहता है कि इस्लामिक लॉ में संपत्ति इस्लाम के मानने वाले को ही मिलेगा, इसलिए हिंदू पत्नी बाहर हो गई। लेकिन हिंदू लॉ तो ऐसा कुछ कहता नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है जहां से हम चले हैं? धर्म परिवर्तन का इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स। ये सवाल तो नहीं पूछा गया कि इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स हिंदू लॉ में, और से हिंदू लॉ, इट मीन्स इवन आफ्टर रिलीजियस कन्वर्सन माई राइट ऑफ सक्सेशन इन द प्रॉपर्टी रिमेन्स इंटैक्ट। उस पर कोई परेशानी नहीं होती। तो जब परेशानी नहीं होती है तो पत्नी की संपत्ति में पति भी तो हिस्सेदार है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट I will become, I means the son-in-law Aslam will become claimant in the property of in-laws. Got the point? ठीक है ना? Agreed हैं मेरे जवाब से?
आगे बढ़ूं, बढ़ जाऊं? इजाजत है तो आगे बढ़ जाऊं? इसमें देखो, अभी कल ही या परसों सुप्रीम कोर्ट में एक मिलता जुलता केस आया। अब मुझे एक सवाल बताओ, लेट्स से देयर इज ए रेप विक्टिम। रेप विक्टिम को एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद उस व्यक्ति को जेल हो जाती है या नहीं होती है, वो एक अलग विषय है। हमने क्या कहा, बच्चा लीगल है, लेजिटिमेट है, चाहे वह कैसे भी पैदा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहानी होती है कि बच्चा इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड रेप, और रेप का जो आरोपी है उसको कोर्ट सजा दे देता है। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन बच्चा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना चाहता है। माता जी उसका स्कूल में दाखिला कराने के लिए जाती हैं, तो छोटे जगह की बात है, may not be aware, so they ask for father name, या बच्चा सामाजिक कारणों से कहता है भाई मुझे मेरे पिता का नाम बता। लड़की के साथ जब रेप हुआ तो वो नाबालिग थी। जिसने रेप किया वो किसी कानून के तहत बंधा था, तो वो शादी ही नहीं कर सकता था। तो हाई कोर्ट में जो सजाफता व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, जो जिसने ऑफेंस कमिट किया है, वो एक पिटीशन, हाँ वो कौस्तुभ जी आपकी बात ठीक है, वो विल के द्वारा बाहर कर सकता है, तो वो तो अपने लड़के को भी बाहर कर सकता है। अगर वो दुष्चरित्र है, अपराधी किस्म का है, तो वो तो किसी को भी बेदखल कर सकता है, वो तो उसका राइट है। लेकिन किस प्रॉपर्टी से? कौस्तुभ जी किस प्रॉपर्टी से? अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी से। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से नहीं बाहर कर सकता है, दादा की संपत्ति से नहीं बाहर कर सकता। अगर पिता ने अपने कमाया उसी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे जो उठता है कि वो पिटीशन मूव करता है और कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मुझे शादी करने की इजाज़त दी जाए, और ये जो सेक्स हुआ या जो रेप हुआ, वो रेप नहीं था, वो सेक्स था, और कंसेंसुअल सेक्स था। गर्ल एग्रीड फॉर इट। सो कोई अपराध नहीं बनता है, और इसको अब मैं कानूनी रूप देने को तैयार हूँ। उस समय बाधा ये थी कानूनी रूप में देने के लिए कि मैं शादी नहीं कर सकता था किसी बाध्यता के तहत, और लड़की की शादी की एज नहीं थी। लेकिन अब मुझे शादी करने की इजाज़त है, और लड़की की एज भी शादी करने की हो गई है, और लड़की के साथ मैंने रेप नहीं किया था, बट इट वॉज अ कंसेंसुअल सेक्स, इच्छा के साथ हुआ था। सिर्फ गलती क्या हुई कि वो एज उसका कम था। तो हाई कोर्ट इस बात को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है द फाइंडिंग ऑफ द पुलिस चार्जशीट स्टेबलाइज समथिंग एल्स, सो योर वेरी आर्गुमेंट्स आर नॉट टेनेबल। शुरू में जो 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 कल्प्रिट जो शुरू में जिसने अपराध किया है, वो पहले इंस्टांस में लोअर कोर्ट में यह तर्क लेता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, इस लड़की के अवैध संबंध इसके अपने पिता से ही थे, और यह संतान इसके पिता द्वारा ही उत्पन्न हुई है। सो जब
कोर्ट ने इस आर्गुमेंट के मद्देनज़र लड़की का डीएनए टेस्ट कराया और लड़के का, और इस व्यक्ति के डीएनए सैंपल्स लिए गए। उस डीएनए सैंपल से यह प्रमाणित हो गया यह संतान इसी रेप करने वाले व्यक्ति की है। तो जब ये हाई कोर्ट में आए तो इन्होंने हाई कोर्ट में ये स्टैंड ले लिया कि इट वॉज ए कंसेंशुअल सेक्स एंड आई एम रेडी टू मैरी द गर्ल, सो दिस केस शुड बी I should be acquitted and allowed to marry this girl. Now she is of marriageable age and I am allowed to marry now. At that time I was not allowed to marry. ये केस किसी के ध्यान में है? सुना है आपने इस केस के बारे में? अगर किसी ने सुना है, किसी ने पढ़ा है तो बताइए मुझे। अब क्या होता है कि केरला का ये केस है, तो केरला हाई कोर्ट उनके इस तर्क को मानने से मना कर देता है। नाउ देयर इज ए पिटीशन मूव्ड इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस टाइम द पिटीशन इज मूव्ड बाय द विक्टिम हरसेल्फ। जो रेप की पीड़िता है वह खुद ही सुप्रीम कोर्ट आती है और वह यह कहती है कि यह कंसेंशुअल सेक्स था और उसको समाज में अब सम्मान पाना है, और जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति पे जो आरोपित है रेप का, वह मुझसे शादी करने को तैयार है और बच्चे को उसका पिता का नाम चाहिए। वो स्कूल गोइंग एज का हो चुका है, समाज भी उसके पिता का नाम पूछ रहा है। तो जब मैं राजी तो क्या करे काजी। और उस व्यक्ति ने भी उस पिटीशन में अपनी कंसेंट लगा दी कि उस समय मैं चर्च का पादरी था और बीइंग ए पादरी प्रेस्टहुड होने के कारण मैंने ये वचन लिया था, ये वचन उठाया था कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा, मैं शादीशुदा नहीं करूंगा। लेकिन इस केस के बाद मुझे चर्च ने, मुझे वेटिकन ने पादरी के पद से हटा दिया। तो अब मैं एक सामान्य क्रिश्चियन हूँ और मैं शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं अब शादी कर सकता हूँ। सो हियर द विक्टिम इज सेइंग आई हैव नो प्रॉब्लम एंड द रेपिस्ट जो आरोपी है वो भी कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम। जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो अब आप बताइए इस पे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आना चाहिए। किसी ने ये इस केस के बारे में सुना है, पढ़ा है? ये बहुत ही रिसेंट बात है, आज से 2-3 दिन पहले, शायद मंडे को इस पर डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट को उन दोनों को माफी दे देनी चाहिए, शादी की इजाजत दे देनी चाहिए। इस केस को सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इसको थोड़ा सा और बड़ा विस्तारित करके देखें। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति रेप करता है, सजा होने से पूर्व या सजा होने के बाद वो कहता है कि रेप का आरोप मेरे ऊपर से खत्म कर दिया जाए, मैं इस लड़की से शादी करने को तैयार हूं। तो क्या रेप का आरोप खत्म मान लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा? कानून क्या कहता है बताइए। ठीक है, आप लोगों के मिक्स जवाब आ रहे हैं, बट ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली नो कहा, बोले ऐसा इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और उन दोनों को वापस हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। सोमवार को कहा आप केरला हाई कोर्ट जाइए, जब तक चार्जशीट में वो स्ट्रिक्चर्स हैं आपके खिलाफ तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपको शादी करने से हम नहीं रोक सकते, आप शादी कर लीजिए, बट
रेप का मुकदमा या जो आपकी 20 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है उस आदमी को, 20 साल की आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसमें पोस्को एक्ट भी लगा है, क्योंकि उस समय वो लड़की नाबालिग है, 16 साल से नीचे है। रेप तो लगा ही है, पोस्को भी लगा है और 20 साल की सजा हुई है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज, आप समझौते से कॉग्निजेबल ऑफेंस को खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट इन रेप, इट्स अबाउट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कल को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है और कहता है जी हमारा समझौता हो गया, तो क्या ऑफेंस खत्म हो जाएगा? यस, समझौते से कुछ ऑफेंस खत्म हो सकते हैं, बट वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे तभी खत्म हो सकते हैं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो दो व्यक्ति मिलकर के यह तय नहीं कर सकते हैं कि यह मुकदमा चलेगा या यह मुकदमा नहीं चलेगा। आगे बढ़ें तो ये कुछ बातें हो गई आपकी प्रैक्टिकल। अब आइए जो विषय है जहां हम जिसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं वो है आपका लव जिहाद। तो लव जिहाद मैंने बता दिया कि कोई यूपी में अकेला या इकलौता या प्रथम बार हुआ कोई कानून नहीं है। लव जिहाद तो एक राजनीतिक नाम है। एक्चुअली जो इस कानून का नाम है वो एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है और यह कई राज्यों में बहुत पहले से लागू है। यूपी में अभी इलाहाबाद के कंट्रोवर्शियल फैसले के बाद आया, जिसमें इलाहाबाद की एक बेंच ने, लार्जर बेंच ने, एक सिंगल जज बेंच के फैसले को उलट दिया और रिलीजियस कन्वर्सन को, मैं समझ नहीं रहा हूँ कौस्तुभ आप क्या कह रहे हो, प्राथमिकी और हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है सर। किस केस में? इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज ए क्रिश्चियन प्रिस्ट। हाँ, मंडे को ये डिसीजन आया है, ठीक है। ये कोई और मसला होगा तो देखो, अगर मसला रद्द किया या FIR क्वेश कर दिया तो उसमें क्वांटम ऑफ क्राइम नहीं मिला, वो दिस अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पे जहाँ पे क्वांटम है, जहाँ पे अपराध प्रूव्ड है, मैं उस केस की बात करूँ। दोनों में अंतर समझो। हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्वेशिंग ऑफ FIR भी आते हैं। इफ सुप्रीम कोर्ट डजंट फाइंड एनी सब्सटेंस अंडर 482 इट क्वेशेस द FIR। तो जब अगर FIR ही क्वेश हो गया तो अपराध ही खत्म है, फिर तो और बात है। लेकिन हम थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस को समझो। हम क्या कह रहे हैं? अपराध प्रूव्ड है, व्यक्ति को सजा हो चुकी है। हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सजे को कंफर्म किया हुआ है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वापस जाइए। ठीक है, आप वापस जाइए। अच्छा चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा और, आज आप लोग लगता है इसी मूड में हैं, आप मुझे लव जिहाद पे जाने नहीं दें। अब सपोज कीजिए कि आप वकील हैं, ये केस की वस्तुस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको केरला हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। पुलिस की 60 सीट, गवाही सारी कुछ गुजर चुकी है। अब तो आप इसमें अलग से कोई फिर स्कोप कहाँ है? तो अगर आप वापस केरला हाई कोर्ट जाते भी हैं तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप किस बिना पे अपील फाइल करेंगे और आप किस बिना पे इसमें रियायत की उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे वकील का बुद्धि लगाओ। देखो, मेरी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क रहा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे केस जीते हैं या किए हैं या करता हूँ जिसको बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने करने से मना कर दिया। तो हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। तो सपोज करो कि इस केस में अब मैं इंगेज होता हूँ और मेरे साथ आपकी टीम इंगेज है। अब हम लोगों को जाना है, तो जब तक नई परिस्थिति या नया आर्गूमेंट हम लेके नहीं जाएंगे हाई कोर्ट के पास, रटी रटाई बात पे जाएंगे, तो क्या हम रिलीफ की उम्मीद कर सकते हो? क्या हमको रिलीफ मिलेगा? केस का नाम बता देता हूँ मैं। गिव मी जस्ट सम टाइम, आई हैव टू लुक बैक इन माई नोट्स। तब तक आप लोग भी ये बताओ
मैं तब तक उमा को इस केस का नाम ढूंढ के बता देता हूँ। मुझे वो तर्क बताओ, हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं? है कोई स्कोप? रिलीफ की उम्मीद कर सकता हूँ? कुछ कारीगरी, कुछ वकालत का दिमाग लगाया जा सकता है? अगली क्लास में डिस्कस करें। अभी नहीं बताओगे या उत्तर बता दूं? ट्राई करना चाहते हो या उत्तर चाहते हो? कुछ तो बोलो। कोशिश की जा सकती है तो ठीक है, कोशिश कीजिए, फिर अगले क्लास में इसको बात करते हैं। तो ये देखिए, ये कैथोलिक प्रीस्ट हैं और ये इसी मंडे को ये केस रिफ्यूज किया है और इस कैथोलिक प्रीस्ट का नाम है रोविन वदाकुमचेरी। रोविन ROBIN, रोविन बदा VADAKKUMCHERY, रोविन वदाकुमचेरी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें इसने दो चीज मांगी थी। एक पिटीशन इन्होंने मूव किया था जिसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था टू मैरी द सर्वाइवर। सर्वाइवर ने इस प्ली को सपोर्ट किया था ऑन द ग्राउंड कि मुझे जो सामाजिक अपमान झेलना पड़ रहा है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे बच्चे को एक लीगल सम्मानजनक रेस्पेक्टेबल फादर मिल जाएगा, जो समाज में उसके ऊपर धब्बा है वो हट जाएगा, जो स्टिग्मा है वो हट जाएगा, जो कि बच्चा सेक्सुअल क्राइम का रिजल्ट है। ये दिस वाज इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस विनीत सरन एंड दिनेश माहेश्वरी। उन्होंने कहा देयर इज नो रीजन टू डिस्टर्ब द हाई कोर्ट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सस्पेंड रोविन सेंटेंस टू मैरी द रेप सर्वाइवर। और वो मैंने बात आपको पहले ही कह दिया हूँ कि उसने यही क्लेम किया था कि बच्चा स्कूल जाने की उम्र में हो गया है, उसको करना है। इसमें जो विक्टिम है उसका एज 25 साल था और जो सजायाफ्ता थे रोविन वदाकुमचेरी जी, क्रिश्चियन प्रीस्ट कैथोलिक, वो 45 के हैं आज की तारीख में। तो उन्होंने कहा कि बेल का अधिकार है रोविन कुद्दाचेरी को और उसके फंडामेंटल राइट टू मैरी एनीवन कांट बी स्टॉप्ड। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स, फैसले हाई कोर्ट ने इस विषय में दिए हैं उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है और इस पिटीशन में फंडामेंटल राइट्स टू मैरी और नॉट टू मैरी और बेल विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। और आप वापस केरला हाई कोर्ट जाइए और जहाँ तक राइट टू मैरी है तो जेल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन दीजिए, जेल सुपरिटेंडेंट इसको डिसाइड करेगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जो केरला हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील थॉमस थे उन्होंने एक्यूज को रिफ्यूज कर दिया था कि सस्पेंड एक्यूज सेंटेंस फॉर मैरिज, कि भैया मैरिज को जुडिशियल अप्रूवल नहीं ग्रांट की जा सकती। आपको शादी करना कीजिए, हम उसको जुडिशियल अप्रूवल नहीं दे सकते, खास करके जब ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग आपके खिलाफ है जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि बाय यूजिंग फोर्स
दिस क्राइम वॉज कमिटेड एंड दैट टू अगेंस्ट ए माइनर। उस समय इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी इस लड़की की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले से, इसके ओपिनियन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, और एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द केस स्टेटेड कि हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि वी शुड डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, the parties are free at liberty to go and raise their grievances of bail and getting married and fundamental right before the high court, जहाँ पे मिस्टर रोबिन का क्रिमिनल अपील फाइल हुआ था अगेंस्ट द सेंटेंस imposed by the special POSCO court। आप लोगों को मालूम है कि to have the trial we have a special POSCO court, तो ये सज़ा वहाँ से हुई है। पॉस्को के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, निर्भया कांड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैज सैंक्शनड ए स्पेशल फंड एंड नाउ देयर इज ए प्रोविजन ऑफ वेरी स्पीडी ट्रायल ऑफ द पॉस्को क्राइम under the special. There are the fast tracks court which are to be established in each and every state, and as of now 26 or 27 states have agreed to it and have established the POSCO court and has started working. But the great West Bengal, Mamata Banerjee feels the crime against child in her state is not important. So she has not stabilized and she is not agreeing to stabilize. I am not talking politics, I am talking facts. The state of Goa has also said the same, जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया कि कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ पूरी रात 4 लोगों ने गोवा के बीच पे जब रेप किया, तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि गलती उन लड़कियों के माता पिता की है जो इन नाबालिग लड़कियों को पूरी रात घर से बाहर गोवा के बीच पे छोड़ दिए थे। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे रहनुमा हैं हमारे देश के, बट हमारा वो कंसर्न राजनीति नहीं है। बट मेरा कंसर्न ये है कि अपराध होने के बाद भी स्टेट लाइक गोवा, जो एक टूरिज़्म है, जो बड़ा संदेश देता है, जिसकी सारी इकोनॉमी टूरिज़्म पे चलती है, वो कहता है, वहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा कहता है, और जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा फंड, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर कांट इंटरफियर। बट टू आफ्टर द निर्भया कांड, under the direction of the Supreme Court, a special fund was created that is known as Nirbhaya Fund, which stabilizes the speedy trial. So it was decided that every state will have separate fast track courts for the trial of rape. It is just not POSCO, rape as well as POSCO, crime against children. So 26 or 27 states or 25, what I remember correctly. आप लोग अगर मेरे सोशल मीडिया पेज से जुड़ जाएं तो इस तरह की ताज़ा तरीन जानकारी आपको लगभग रोज़ मेरे लिंक्डइन पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे वेबसाइट पेज पे, मेरे ट्विटर अकाउंट से आपको मिलती रहेगी। अब सारी बातें तो देखो मुझे भी याद नहीं रहती, और मैं कोई लिखित नोट लेके आपको क्लास में पढ़ाने भी नहीं आता हूँ। अब मेरी ये बुरी आदत है कि अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, कौस्तु बताएगा मुझे बाद में। तो मेरे को तो जो एक्सटेम्पर आता है भाई, जो जैसे विषय चल पाता है मैं उधर ही चल पड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम क्या है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कुछ फिक्स तो है, एक परिधि है, उसमें कहाँ से क्या पूछ देंगे कुछ पता नहीं। और फिर खाली एग्ज़ाम थोड़ी है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के बाद फिर इंटरव्यू है। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू 3 in 1 पैकेज। सो इसलिए आपका इस क्लास में आज संख्या कम है, आप लोग 26 हो, हाँ पिछली बार 40 हो गए थे आप लोग। तो देखो कौन शेयर नहीं कर रहा है, किसने अपने दोस्तों को नहीं किया कहा है, ठीक है, पकड़ के लाओ उन सबको। आपका फ़ायदा है भाई। कौस्तु बहुत गुस्सा करता रहता है, मैं भी गुस्सा करता रहता हूँ। आज मैंने देखा ओझा सर भी गुस्सा कर रहे थे। आप लोग ज़रा ध्यान दो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, भूल गया यार, तो बताएगा क्या कह रहा था, थक भी गया, 1 घंटा हो गया बोलते हुए यार। तो हाँ, कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने अभी तक कोर्ट नहीं बनाया है, वेस्ट बंगाल ने भी कोर्ट नहीं बनाया है, पांडिचेरी ने भी नहीं बनाया है। 2-3 राज्य हैं जिन्होंने बनाया ही नहीं है, जम्मू कश्मीर और कुछ राज्य हैं उन्होंने मांग तो लिया है लेकिन स्टेबलाइज नहीं किया है।
और बाकी राज्यों में फास्ट ट्रैक पॉस्को कोर्ट्स एंड वेब कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बात माना है। और जब से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है तब तक इस स्पीडी ट्रायल में 50,000 से ज़्यादा मामले रेप के और पॉस्को के हल किए गए हैं, डिसाइड हुए। चलिए आज यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में ठीक रात 8 बजे इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के पेज पर। फॉर्मेट इज क्लियर टू यू। होमवर्क है इस वीक का, पुराना होमवर्क बाकी है। इम्पैक्ट ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स with the change of domicile and immigration. Topic Love Jihad will continue. We will discuss Siddhantic, that is academic, that is theoretical, then move to some controversial decisions by the different courts, starting from Lalit Thomas case to Begum Khalida case of Allahabad High Court, and a few more, and finally summing it up with a special reference to the state of Uttar Pradesh. Then we will move to the next topic in the Hindu Marriage Act. Format ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट उठाएंगे, एकेडमिक डिस्कस करेंगे, तमाम प्रैक्टिकल देंगे, सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आपको आपके दिमाग को बिल्कुल जद्दोजहद से गुजारेंगे ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल दोनों हाई रहे, आपको मज़ा आए। एंड देन हाउ वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक बाय गोइंग टू बेयर लॉ अगेन, बाय दैट टाइम विथ दिस बुक। सो you would have studied all. Now I will ask you to put it against the bear law and give me answer. At that time it is your duty to answer. मेरी जिम्मेवारी एक शॉर्टकट फार्मूला बताने की है कि आपको बेयर लॉ रात के 2 बजे भी थप्पड़ मार के कोई उठाएगा तो हिंदू बेयर लॉ आप सपने में भी उसको बता दो। दैट फार्मूला आई विल गिव यू, दैट इज माई प्रॉमिस। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, किताब आप लाओगे, किताब लेके मैं बैठूंगा और बेयर लॉ पे एक एक केस पूछूंगा और एक एक सिचुएशनल का आंसर मांगूंगा, थ्योरेटिकल का आंसर मांगूंगा, ऑब्जेक्टिव का मांगूंगा। और एक अच्छी बात यह है कि मुझे किताब मिल गई है यूपी जुडिशरी की, तो अब मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ सवाल, ठीक है? तो इलाहाबादी भाषा में अब बकैती नहीं चलेगी, ठीक है? तो तैयार होके पढ़ के आप लोग आइए। ये मजाक के मैंने कहा हम लोग इलाहाबाद में ऐसे कस्बे बकैती करबो, तो आप बकैती बंद होइए, आप लोग ज़रा सीरियस हो जाइए। अगर आप यूपी जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टडी एवरी डे। रोज़ पढ़ना होगा, व्यापक पढ़ना होगा और कम से कम 6 घंटे पढ़ना होगा। मिनिमम 6 hours ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस जुडिशरी एग्जाम। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव 6 hours and you will devote. Thank you. Good night. Sabak hai. Shubh Ratri.